व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने ये तो देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उसका पर्पस क्या था? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट ये तो समझ में आना चाहिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देखो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज जस्ट अ रूल बुक। ओके, जहां पे रूल्स मेंशन होंगे, गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, इलेक्शंस किस तरह से होंगे, गवर्नेंस किस तरह से होगी। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं ये कहां पे मिलेंगे? इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री lays down the basic structure of political system under which its people are to be governed। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा हमारे यहाँ पे? दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दिस इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन इट एस्टेब्लिशेस द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनकी पावर्स क्या होंगी, इनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, everything is given by the constitution। okay, so define their powers, demarcate their responsibilities and regulate their relationship with each other। for example, in USA there is separation of power between executive, legislature and judiciary, but in case of India we have fusion of power। फ्यूजन ऑफ पावर, आप देखो जो हमारे यहां पे होम मिनिस्टर हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो दिस इज फ्यूजन ऑफ पावर, ओवरलैपिंग इज देयर, बट इन यूएसए दिस इज नॉट द केस, वहां पे देयर इज सेपरेशन। ओके, तो ये सब कौन बताएगा? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कैन आई से कॉन्स्टिट्यूशन इज पावर मैप, okay, that defines the functions, the responsibilities of organs of the government। this is constitution, that is a power map। okay, and देखो constitution is also called fundamental law of the land। fundamental का मतलब क्या होता है? means it is the mother law, it is the basic law। so it comes first in the legal system of the country। this is the meaning of fundamental, it comes first। इसका मतलब क्या हुआ? all other laws they are either outcome of the constitution or adopted बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए आईपीसी 1860 वो तो पहले का है, बट दिस इज वैलिड बिकॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेजिटिमेट किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। एंड 1949 के बाद जो लॉज आए दे आर आउटकम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दे आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ fundamental law। okay, this is also supreme law of the land। supreme law का मतलब क्या है? all other laws, custom, tradition in order to be constitutionally valid must conform to the constitution। तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमने देखा एनजेक, नेशनल Judicial Appointment Commission, this was declared unconstitutional by Supreme Court। Supreme Court ने क्या कहा कि this is against independence of judiciary and this is basic structure of constitution, आप इसको violate नहीं कर सकते हो, तो ये चला गया। So this is the meaning of supreme law of the land। I hope this is clear to everyone। okay, चलो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट। तो लिविंग का मतलब क्या होता है? जिसमें
एलिमेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं जो विद टाइम ग्रो करता रहता है। तो 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था एंड आज जो है उसमें काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज यू हैव टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड वो चेंजिंग है, स्टैटिक नहीं है। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। सो थ्रू अमेंडमेंट, थ्रू अमेंडमेंट्स, just a minute, through amendments and through judicial interpretations, for example right to privacy, this is a fundamental right, so this is judicial interpretation. Right to education, now this is your fundamental right, पहले नहीं था, this is amendment, all right, this is amendment. So this is a living document which keeps constantly growing and that is evolving document. So this is the meaning of living document, this is the meaning of living document. आप देखिए more than 100 amendments हो चुके हैं in our constitution, more than 100 amendments. So that shows Indian constitution a living document. I hope this is clear. Okay, चलो अब आगे आते हैं कि what are the functions of the constitution. इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये एक डाइवर्स सोसाइटी है। सो देयर इज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, ड्रेसिंग पैटर्न, तो काफ़ी कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो मतलब आपके सोचने का तरीका भी डिफरेंट होगा। तो इट इज़ बट नेचुरल कि किसी मुद्दे पे डिस्प्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सबके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं और व्यूज़ डिफरेंट होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट हम ये भी जानते हैं कि ऑल्दो देयर इज डाइवर्सिटी but all sections they are dependent on each other. So harmony, cooperation, coordination between them, it is very very important, तभी सोसाइटी फंक्शन करेगी, अदरवाइज सोसाइटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे इंश्योर करोगे? थ्रू बेसिक रूल्स, कि भाई ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज आप नहीं कर सकते हो। नाउ सबको पता है कि उसके पास क्या पावर्स हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, स्टेट की लिमिटेशन क्या है, बाकी लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि बाकी लोग क्या कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेसिक रूल क्या है? देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इफ यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप कर सकते हैं, हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं बट ठीक है, यू आर हैविंग दिस फंडामेंटल राइट। सो बेसिक रूल्स हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 15 स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। सो दीज आर बेसिक रूल्स। अब सोसाइटी है तो सोसाइटी में डिसीजन कौन लेगा? ओके भाई, वी आर ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कौन होता है सबसे इंपॉर्टेंट? वी द पीपल ऑफ इंडिया। बट हर कोई तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वी टेक डिसीजन थ्रू अवर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दीज आर अवर रिप्रेजेंटेटिव। बट द क्वेश्चन इज इलेक्शन किस तरह से होगा? ये सब कहां पे होगा? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इलेक्शंस किस तरह से होंगे। तो पूरा प्रोसेस आपको यहां पे मिलेगा। ओके, देन टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजन, very very important, and in my opinion this is the most important function of the constitution. suppose आपने गवर्नमेंट बना दी, बट क्या गवर्नमेंट हर चीज कर सकती है? क्या एब्सोल्यूट पावर्स हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। देयर शुड बी सर्टेन लिमिटेशन, बिकॉज गवर्नमेंट आपसे ऐसा नहीं बोलेगी कि डोंट
फॉलो दिस रिलीजन, फॉलो दिस वन। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी वी आर अल्टीमेट सोवेरन, वी आर अल्टीमेट सोवेरन। तो देयर शुड बी सर्टन लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, तो गवर्नमेंट इनको वायलेट नहीं कर सकती है। दीज आर लिमिटेशंस ऑन द एक्टिविटीज, ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज very important to set some limits on what a government can impose. But limitation तो negative हो गया ना, you are limiting the powers. आप जानते हो सोसाइटी है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस भी होती हैं कि यार ऐसा होना चाहिए कि इनइक्वलिटी ना हो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। लेट्स से कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारी एस्पिरेशंस हैं, हमारे गोल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट इन पॉजिटिव मैनर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनेबलिंग प्रोविजंस। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो निगेटिव पावर एज वेल एज पॉजिटिव पावर, दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी। हम लोग कौन है? वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज अवर फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, तो ये सारे फंक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े, चलो कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। ओके, देखो इन 23 ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो सी फॉर कैलकाटा, सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.